नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम पीटी 365 का जो सेक्शन 3 है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इसको डील कर रहे हैं। जो सेकेंड सेक्शन है वो आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। इस सेक्शन में बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं, इन चारों को थॉरोली हमने डिस्कस किया है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका रोल ऑफ गवर्नर से रिलेटेड। ये आर्टिकल जो है लिमिटेड है गवर्नर के एसेंट्स पावर से, जो कि डील किया गया है आर्टिकल 200 एंड इसी का ऑफसूट है आर्टिकल 201, जहाँ पे गवर्नर अगर बिल रिजर्व करता है और उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, देन उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको डील किया गया है। सो हम अभी आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 को डिटेल में देखेंगे। वी नो कि कोई भी जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करती है तो उसको एक्ट बनने के लिए गवर्नर का एसेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो आर्टिकल 200 में उन्हीं एसेंट देने से पहले गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो किसी भी बिल को एसेंट देने से पहले उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकता है, ये आर्टिकल 200 में डिस्कस किया गया। So let's go to Article 200 of the Constitution. आगे बढ़ने से पहले आपका जो PT 365 है, इसमें बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं। सी ऑफ कोर्स यूपीएससी हैज स्टार्टेड आस्किंग अबाउट केसेस, बट आपको हर केस, दुनिया का हर केस नहीं पता होना चाहिए। कुछ बड़े केसेस जैसे कि केसवानंदा हो गया, इस तरह की बड़ी बातें, इंदिरा सोनी जजमेंट आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आप 100 केसेस रटने के लिए जो टाइम देंगे उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए। 100 केसेस रट लिया, एट मैक्स 1 क्वेश्चन अगर आ भी गए, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, जरूर नहीं कि आ भी जाए, तो इस व्हाट अबाउट अदर 99 क्वेश्चन, जो जहां भी आप टाइम अलॉट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में रख के करेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली कि पीटी 365 is one of the standard documents available in the market, but it is not comprehensive. So आप जब भी पढ़ें तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कोशिश करें कि डिटेल में कवर करें, क्योंकि टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन वेरी रेयर। नाउ कम टू आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किससे डील करता है? गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जब उसके पास कोई भी बिल आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर, तो उससे डील करता है। पहला तो है ऑप्शन कि वो एसेंट दे दे। तो अगर एसेंट दे देगा तो बिल क्या हो जाएगा? लॉ बन जाएगा, बिल कानून बन जाएगी, कोई बात ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि वो अपने एसेंट को विथहोल्ड कर ले, और जहां पे ये गवर्नर एक्सरसाइज करता है कि अपने एसेंट को विथहोल्ड करता है, बिल वहीं पे एंड हो जाता है, यानी वो ना ही वो लॉ बनेगा ना ही उसका कोई अस्तित्व रहेगा, समान शब्दों में बोलो तो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ही कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, सेकेंड इज ही कैन विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल। इफ ही गिव्स एसेंट टू द बिल, देन बिल बिकम्स लॉ, एंड इफ ही विथहोल्ड्स हिज एसेंट, देन बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ। क्लियर है ये? नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज कि वो गवर्नर जो है, गवर्नर का रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, गवर्नर जो है के पास तीसरा ऑप्शन ये भी है कि गवर्नर जो है उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न कर सकता है। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल गया है तो स्टेट लेजिस्लेचर या तो जैसा बिल था उसको वैसा ही उसके ओरिजिनल शेप में ही रीपास कर सकता है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ पास कर सकता है। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो जैसा बिल था वैसा पास कर दिया यानी इन इट्स ओरिजिनल शेप, या फिर कुछ चेंजेस कर दिए, मॉडिफाई कर दिया। अब इन दोनों केसेस में बिल को वापस गवर्नर के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दिस केस में गवर्नर हैज टू एसेंट, मीन्स इस केस में बाइंडिंग है। एक बार बिल रिकंसीडर होके आ गया, देन गवर्नर हैज टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। दिस इज द बाइंडिंग प्रोविजन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इस प्रोविजन से रिलेटेड कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब गवर्नर किसी भी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए रिटर्न करता है तो 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो ये कि कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने टाइम के अंदर उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करना है। ठीक है,
कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही फ्रेज मेंशन किया गया है, वो क्या है, एज सुन एज पॉसिबल। यानी कोई बिल है जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होती है, गवर्नर के पास गया, गवर्नर को कहा गया कि सर आप अपना एसेंट दे दीजिए, बट गवर्नर को लगता है कि ये बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में, उस केस में गवर्नर शुड रिटर्न द बिल एज सुन एज पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना ही कहा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि किस टाइम लिमिट के अंदर वो बिल को रिटर्न करेगा। यहाँ से आपको अगर पॉलिटी में सवाल फंसाने के लिए बना जा सकता है। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है ये तीसरा चीज। चौथा चीज कि 3 ऑप्शंस हो गए गवर्नर के पास। चौथा ऑप्शन है कि गवर्नर जो है बिल को जो उसके पास आया है एसेंट के लिए, उनको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अंडर आर्टिकल 201। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हो गए, एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, एंड अंडर फोर्थ ऑप्शन गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 201। एंड एक बार ये बिल रिजर्व हो गई प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए, देन गवर्नर हैज टू फॉरफिट ऑल हिज पावर्स ओवर द बिल। उसके बाद गवर्नर का कोई पावर नहीं रह जाता है उस बिल पे, कोई पावर का एक्सरसाइज गवर्नर नहीं कर सकता है, ऑल पावर गोज इन प्रेसिडेंट्स है। क्लियर है? अभी हम 201 को डिटेल में देखेंगे। नाउ जब 201 जाने से पहले जो थर्ड प्रोविजन हमने देखा था कि गवर्नर जो है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है, इसमें एक आपको जजमेंट और आज का जो एस्टैब्लिश्ड लॉ है पता होना चाहिए। नबम रबिया केस आया था 2015 में आई थिंक, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो डिसीजन है गवर्नर का कि बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है या नहीं भेजना है, दिस इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। यानी गवर्नर्स डिसीजन फॉर सेंडिंग अ बिल टू रिकंसिडरेशन, सेंडिंग अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज पर द नबम रबिया केस। आपको इतना ही जानना है, बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं PT 365 में। प्लीज डोंट रन आफ्टर मगिंग द केस। परहैप्स अभी आपके पास 75 डेज हैं, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ओके मैं सारा कुछ कम रट लूंगा या फिर मेमोराइज कर लूंगा या कर लूंगी, बट जैसे जैसे ये दिन घटते जाएंगे वैसे वैसे आपको तकलीफ होगी इस बात में कि पढ़ूं क्या और छोड़ूं क्या। और पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ने को सारा जहान पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं और कितना उस आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, सो 201 पे आगे से यस 201 से आगे से पहले थोड़ा सा 201 की भूमिका देख लेते हैं। 201 क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। तो दो सिचुएशंस होता है, एक तो कि गवर्नर के ऊपर है ऑब्लिगेटरी रिजर्वेशन एंड दूसरा है ऑप्शनल रिजर्वेशन। ऑब्लिगेटरी रिजर्वेशन माने क्या कि अगर ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं तो गवर्नर के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑब्लिगेशन लगाया है कि इस सिचुएशन में तो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना ही भेजना है, गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको ऑब्लिगेटरी रिजर्वेशन बोलते हैं। एंड सेकेंड इज ऑप्शनल रिजर्वेशन, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इफ गवर्नर थिंक्स फिट ही कैन। ठीक है, तो ये कैन जहां आ गया वहां पे कोई ऑप्शनल है, बट हियर इन ऑब्लिगेटरी रिजर्वेशन गवर्नर हैज टू, एंड वेयर इट इज हैज टू देन इट इज ऑब्लिगेटरी। तो देख लेते हैं ऑब्लिगेटरी रिजर्वेशन क्या है। देखिए, अगर स्टेट लेजिस्लेचर को ये ऐसा बिल बना दे, बिल पास कर दे जो कि उस स्टेट हाई कोर्ट के ही पोजीशन को खतरे में डाल दे, when the bill endangers the position of the state high court, in this situation constitution ने साफ साफ कहा है कि that state का गवर्नर has to reserve the bill for presidential consideration। क्लियर है ये? तो ये एक केस है जहां पे आपके गवर्नर को ऑब्लिगेटरी है, ही हैज टू रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। ऑप्शनल रिजर्वेशन में इसके अलावा कुछ सिचुएशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्राइब किया है
कि अगर ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं जहाँ पे गवर्नर को इन ये चीज़ें देखने को मिलती है कि ये सिचुएशंस जो है बिल में फिट बैठता है, तो ही कैन एक्सरसाइज हिज पावर। उसके पास ऑप्शन है, वो अपने ये जो पावर है बिल को रिजर्व करने का, वो एक्सरसाइज कर सकता है। सो पहला जो कंडीशन क्या है कि गवर्नर के ओपिनियन में वो बिल अल्ट्रा वायरस होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन बाय अल्ट्रा वायरस? दैट इज द प्रोविजंस ऑफ द बिल शुड बी इन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन में हो। अल्ट्रा वायरस अगर लगता है गवर्नर को, तो वो बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। सेकेंड पोजीशन क्या है कि इफ द बिल इज अपोज्ड टू डीपीएसपीज, अगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है 36 to 51 तक, अगर गवर्नर को लगता है कि जो गिवन बिल है उसके प्रोविजंस जो हैं इन डायरेक्टिव डीपीएसपीज के अगेंस्ट में है, उनको अपोज कर रहा है, तो गवर्नर जो है बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर जो बिल है उसके प्रोविजंस लार्जर इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो भी बिल को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। फोर्थ है कि अगर जो बिल है वो उसका नेचर ही ऐसा है कि वो ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, कोई ऐसी बात हो जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो और ग्रेव हो, यानी ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ नेशन को इम्पैक्ट कर रहा हो, स्टिल द बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। ठीक है। और इसके अलावा द फिफ्थ पॉइंट इज कि अगर जो बिल है वो आर्टिकल 31A के अंदर जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड कोई बात की गई है बिल में, देन गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। क्लियर है ये आपको? सो दो कंडीशंस है रिजर्वेशन के बिल के, पहला ऑब्लिगेटरी, सेकेंड इज ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी करना ही करना है, सेकेंड कर सकते हैं, गवर्नर के ऊपर है। और दोनों में सिचुएशंस इलस्ट्रेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बताया कि इन सिचुएशंस में कौन कौन सा जो डिस्क्रिशन है। हाँ, और ये जो बिल है, बिल रिजर्व करना जो है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का। दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर, दिस इज नॉट अ एडवाइजरी पावर या फिर नॉमिनल पावर। क्लियर है ये? नाउ कम टू आर्टिकल 201। हमने पीछे देखा कि गवर्नर के पास भाई 200 के अंदर एक ऑप्शन है कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है या फिर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। हमने उसके बाद ये भी देखा कि किन किन कंडीशंस में बिल को रिजर्व किया जा सकता है, ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल भी देखा। नाउ अब एक बार बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ गया है, ठीक है, गवर्नर ने बिल को क्या किया, प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया। और फिर से रिपीट कर दो कि एक बार कोई भी बिल अगर गवर्नर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर देता है, उसके बाद गवर्नर के पास उस बिल को लेकर कोई पावर्स नहीं रह जाते हैं। इस केस में गवर्नर हैज टू फोरफिट ऑल हिज पावर्स रिलेटेड टू द बिल। क्लियर है? ये याद रखेंगे हैं आप, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो। बेसिक बुनियादी बातें ही आपको पता होनी चाहिए, बहुत हाई फाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जब बिल आ गया प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर ने, जस्ट अ मिनट, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल फॉरवर्ड कर दिया। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो ये 201 में डिस्कस किया गया है। तो प्रेसिडेंट जो है वो बिल को एसेंट दे सकता है, लॉ बन जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। बिल जो है प्रेसिडेंट जो है एसेंट विथहोल्ड कर सकता है, बिल इंड हो जाएगा, खत्म, इसका मतलब अस्तित्व ही खत्म। थर्ड केस में प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो बिल को रिटर्न भी कर सकता है। एंड रिटर्न किसके थ्रू करेगा? गवर्नर के थ्रू करेगा। तो इस केस में एक बार जब प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व हो गया, तो गवर्नर एक तरह से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है ये? तो थर्ड ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट जो है रिटर्न भी कर सकता है बिल को एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के रिकंसिडरेशन के लिए। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल आ गया, वो री इनेक्ट कर सकती है अगेन विथ मॉडिफिकेशन या विदाउट मॉडिफिकेशन,
ठीक है। अब फिर से ये बिल जो है गवर्नर के थ्रू कहा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इस केस में प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है एसेंट देने का, मतलब रिकंसिडरेशन के बाद भी स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल को रिकंसिडर कर दिया, फिर से पास कर दिया, गवर्नर ने फिर से उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा, अगेन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट। उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास ये तीनों ऑप्शंस खुले रहते हैं, ही कैन गिव हिज एसेंट, ही कैन विथ होल्ड हिज एसेंट एंड अगेन ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। आप समझ रहे हैं ये बात को? सो यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड थोरो विद दिस कंडीशंस एंड प्रोविजंस। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 201 के अंदर, बस इतना ही पढ़ना है आपको आर्टिकल 201 के अंदर। सो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इस पे कुछ इंजंक्शन करना चाहूंगी कि करेंट अफेयर्स इज बेसिकली नॉट अ करेंट अफेयर्स, नो। इसका अगर आप पीटी 365 में देखेंगे तो जो वाई इन न्यूज है, क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है उस स्टेट के गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी कि आप गवर्नर जो है आर्टिकल 200 का जो है मिसयूज कर रहा है। दिस इज योर न्यूज, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें अगर आप देखें तो ये दिस ऑल आर स्टैटिक, ये जो है ये सब चीजें आप स्टैटिक में पढ़ते हैं। सो अपने स्टैटिक को थॉरो कीजिए, अपने स्टैटिक पे कमांड कीजिए। पीटी इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल्स एंड योर फंडामेंटल्स आर योर स्टैटिक प्रोविजंस। ओके, नाउ कम टू सेकेंड जो इशू है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से आपको दो तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो कि बुनियादी बात पूछ सकती है यूपीएससी की, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फंडामेंटल एसेंस क्या है, वन लाइनर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना समझना होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। सेकेंडली पूछ सकती है कि कौन से, कुछ ऑप्शंस दे सकती है आपको ए बी सी डी, कि कौन से ऑप्शंस जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं या फिर डिमोट करते हैं। बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। चलिए समझते हैं। So cooperative federalism is what? Horizontal relationship between union and state. Horizontal relationship means what? That they are at the same level of each other and they are cooperating and coordinating, cooperate and coordinate कर रहे हैं for larger interest of the nation, या फिर in larger public interest। ये आपका हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी जहां पे यूनिट्स ऑफ फेडरेशन जो हैं ये क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब नाउ आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। देखिए जैसे 7th शेड्यूल आपके पीटी में ये सब लिखा हुआ है, इतना आपको डिटेल ये सब नहीं पढ़ना आपको, बट अगेन 7th शेड्यूल आर्टिकल 246। अब ये यहाँ पे तो ये कंटेंसियस है, लेकिन अगेन यहाँ पे अगर वो अपने गिवन दायरे में रह के काम करते हैं तो यस दे आर कोऑपरेटिंग। जैसे ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312, इसमें क्या होता है कि सेंटर जो है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करती है और फिर उनको ट्रेन करती है उस कैडर को, और फिर उनको स्टेट्स में भेजती है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह से यूनिफॉर्मिटी है। राइट, यही पर्पस है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक्सरसाइज हो रहा है। बट अगर अगर आप जब कोई इशू डिस्कस करते हैं कि नहीं भाई, इसको जब आप निगेटिव टर्म में डिस्कस करते हैं तो क्रिटिसिज्म बन जाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है, एक ही हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। वो क्या कर रही है, अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो डिस्प्यूट्स को सेटल करने की कोशिश करती है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मुझे लगता है इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के अंदर है। और इस काउंसिल का काम क्या है कि जो भी फेडरल यूनिट्स हैं उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है उस पर रिकमेंड करना, एंड जो एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उनको इन्वेस्टिगेट करना, ताकि इन एरियाज पे जो फेडरेटिंग यूनिट्स है वो काम कर सके। बस इतना ही है। बाकी ज़्यादा मत पढ़िएगा। यस, आर्टिकल 261 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 261 जो है इसमें एक फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज है, ये आपको जानना चाहिए। फुल फ्लेज क्रेडिट क्लॉज क्या कहता है कि जो भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के पब्लिक एक्ट्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, उनको थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया फुल फ्लेज एंड क्रेडिट किया जाएगा।
क्लियर है? यानी किसी एक स्टेट का जो लॉ है उसको दूसरे स्टेट में आप डिबार नहीं कर सकते। उनकी जो क्रेडिट है और फुल फेथ है वो पूरे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हर स्टेट में उतनी ही क्रेडिट दी जाएगी। बाकी जोनल काउंसिल्स जो है वो कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं सेंटर स्टेट में। फाइनेंस कमीशन, जीएसटी भी है आपका एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जहाँ पे सेंटर एंड स्टेट साथ आते हैं एंड जो रेट्स है वो जॉइंटली डिसाइड करते हैं। और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा इसके भी मोडालिटीज डिटरमाइन करते हैं। देखिए जीएसटी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे इश्यूज भी है, बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कहीं एक मतलब नहीं है कि इश्यूज नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ही यही है कि जो इश्यूज हैं या फिर जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं वहाँ पे जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो आपस में बैठ रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और चीज़ों को जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं कि राम राज्य वो एक आइडियल स्टेट है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बट थ्रू नेगोशिएशंस, डिलिबरेशंस, डिस्कशंस जो इश्यूज है उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जो फाइनेंस कमीशन है ये भी एक बॉडी है जो कि प्रमोट करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। इसका काम क्या है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिवेन्यू है वो कैसे या फिर फिनेंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसके ये मीडियम्स को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, यू शुड नो बेसिक्स अबाउट इट। इंटर-स्टेट border dispute is important for you. Again, interstate देखिए everything is static, at least related to polity. इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट में जब आप पीटी पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए होंगे कि रिसेंटली यहाँ इन स्टेट्स में पंजाब हरियाणा में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, या फिर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में बेलगावी को लेकर के हो गया, ऐसी बातें होंगी। ये बस इतना ही करंट न्यूज़ है, रेस्ट आपको स्टैटिक ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है वही देखेंगे। सो क्या मेथड्स हैं इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए? दो मैकेनिज्म देखेंगे हम, एक तो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मैकेनिज्म है और दूसरा स्टैट्यूट यानी कानून बना के क्या बातें की गई हैं। तो स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जोनल काउंसिल्स हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में आर्टिकल 131, आर्टिकल 263 एंड आर्टिकल 3। ये आपके पीटी में नहीं है, बट यस आर्टिकल 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स दैट जो कि एक्सरसाइज किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जब कोई बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट हाथ से निकल रही और लगता है कि कोई और मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, फिर आर्टिकल 3 को वो लोग एक्शन में लाते हैं और स्टेट्स जो डिस्प्यूटिंग स्टेट्स हैं उनको वो रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो यू शुड नो दिस। आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सरसाइज किया जाता है बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए। आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल एंड आर्टिकल 3 यू नो। नाउ कम टू आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 131 के अंदर क्या है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का रिलेटेड टू व्हाट, फेडरल डिस्प्यूट्स। ठीक है, फेडरल डिस्प्यूट्स में जो यूनिट्स ऑफ फेडरेशन है या तो सेंटर स्टेट या फिर सेंटर एंड स्टेट एट वन साइड वर्सेस स्टेट एट अनदर साइड, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट, तीन सिनारियो हो सकता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, एक साइड में यूनियन गवर्नमेंट हो दूसरे साइड में एक या एक से ज़्यादा स्टेट हो, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो यूनियन गवर्नमेंट प्लस एनी स्टेट यानी सेंटर एंड प्लस कुछ स्टेट एक साइड में हो एंड वन और मोर स्टेट अदर साइड में, दूसरा सिनारियो हो। एंड तीसरा स्टेट वर्सेस स्टेट यानी बिटवीन टू और मोर स्टेट। तो आपका जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है ये इस कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी ऑफ फेडरल डिस्प्यूट में आता है, जहाँ पे दो स्टेट्स आपस में उनके बॉर्डर या फिर टेरिटरी को लेकर के उनका डिस्प्यूट होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है एंड एक्सक्लूसिव। सिर्फ अगर जुडिशियल मीन्स से आपको जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है ये आपको? आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एंड ओरिजिनल मीन्स एट फर्स्ट इंस्टांस आप सीधा वहीं जाएंगे, एंड एक्सक्लूसिव मीन्स कि आप वहां के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है ये? ओके, let me take, okay, now come to article 263.
आर्टिकल 263 जो है आपका वो इंटरस्टेट काउंसिल की बात करता है। इंटरस्टेट काउंसिल को कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल, किस लिए? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। बिटवीन मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा है, दिस इज इनफॉर्मल, आप आंसर में ऐसा नहीं लिखेंगे। ये डिस्प्यूट किसी भी नेचर का हो सकता है ना, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन कंस्टिट्यूट इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। अब एक देख लेते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल एक बार कंस्टिट्यूट हो गया तो ड्यूटीज, यानी अगर इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट भी है उस केस में भी प्रेसिडेंट कैन कंस्टिट्यूट ऑन इंटरस्टेट काउंसिल, ताकि ये लोग बैठ के बात करके और निगोशिएट कर सके। अब देखिए, अब ड्यूटीज देख लेते हैं इंटरस्टेट काउंसिल का क्या क्या ड्यूटीज है। मान लीजिए किसी दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, चलिए इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट ही हो गया, दो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया दो स्टेट के बीच में। अब काउंसिल जो क्या है, वो इंक्वायरी करेगा ऐसे डिस्प्यूट में और एडवाइस करेगा कि ऐसे डिस्प्यूट को कैसे, व्हाट आर द पॉसिबल वे या फिर बेस्ट पॉसिबल वे टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। ठीक है, इंक्वायरी करेगा ऐसे डिस्प्यूट में और एडवाइस करेगा। ये काउंसिल का ये काम ये भी है कि आप ना कॉमन इंटरेस्ट सब्जेक्ट खोजिए, या तो स्टेट और स्टेट या फिर सेंटर और स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट खोजिए, इस पे इन्वेस्टिगेट कीजिए और डिस्कस कीजिए कि ये फर्दर कैसे फेडरलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं एंड डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड तीसरा इसका काम है रिकमेंड करना। एक तो कि जो इन्होंने कॉमन इंटरेस्ट सब्जेक्ट खोजा है उसी पे रिकमेंड कीजिए आप कि इसको फर्दर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको कैसे फर्दर एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। दूसरा कि बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन स्टेट्स। सो ये काम है आपका इंटरस्टेट काउंसिल का। इंटरस्टेट काउंसिल को चेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है एंड स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ऑन रोटेशन, ये एक्सक्यूज मी, हाँ, ये वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। बाकी प्रोविजंस आप प्लीज गो एंड रीड अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। मुझे लगता है लक्ष्मीकांत के पैराग्राफ, मतलब लेफ्ट साइड में सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ, प्लीज डू रीड इट। ओके, सो इंटरस्टेट काउंसिल में के थ्रू भी इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को हम कर सकते हैं रिजॉल्व, जहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट कर सकते हैं और इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट पे इंक्वायरी करेगी और एडवाइस करेगी व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट। नाउ कम टू आर्टिकल 3। हमने अभी देखा कि आर्टिकल 3 के अंदर भी इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। चलिए लास्ट में आते हैं इस पे, पहले हम स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए, जोनल काउंसिल जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपसे तो इतना ही फंडामेंटल पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 263 में इसका जिक्र है। जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र नहीं है। इसको बनाया गया है पार्लियामेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर इसको बनाया है, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली बात तो ये, इसका रोल क्या है? एडवाइजरी रोल है। इसका रोल है कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स है बेसिकली, ठीक है, सेंटर स्टेट हो गया, स्टेट्स हो गए, इनके बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना, ये इसका बेसिक काम है। नंबर ऑफ जोनल काउंसिल्स की बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ जोनल काउंसिल्स 5 ही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल, 5 ही जोनल काउंसिल्स है। जो नॉर्थ ईस्ट का काउंसिल है, ठीक है, वो 1971 में एक अलग एक्ट से बना है। नॉर्थ ईस्ट का काउंसिल अलग, उसका नाम भी कुछ नॉर्थ ईस्ट ऐसा काउंसिल है, ठीक है। तो वो जोनल काउंसिल में काउंट नहीं होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि नंबर ऑफ जोनल काउंसिल्स 5 ही है, 6 नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। और इसका जो चेयरमैन होता है ये यूनियन होम मिनिस्टर होता है। प्लीज याद रखेंगे, गो एंड रीड। इसके अलावा जो भी, मुझे नहीं लगता कुछ और आपको पढ़ना चाहिए, बट आप एटलीस्ट लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। पीटी में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है ये? आज आपका टास्क है कि आप इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल के जो भी प्रोविजंस हैं आप लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर लेंगे, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नाउ कम टू आर्टिकल 3 ऑफ द पार्लियामेंट। ये लास्ट पीटी में भी हमने डिस्कस किया था कि देखिए, दिस इज वन ऑफ द लास्ट टूल्स
जहाँ पे पार्लियामेंट इसको एक्सरसाइज करती है। सपोज जोनल काउंसिल बनने से भी डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व हो रहा है, इंटरस्टेट काउंसिल से डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, देन पार्लियामेंट के पास क्या ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है कि स्टेट को दोनों स्टेट या यूटी जिसको भी रीऑर्गेनाइज कर दे। अब आर्टिकल 3 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोविजन है, बिल लाना होगा, बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना होगा, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने से पहले जो स्टेट्स इससे अफेक्ट होने वाले रीऑर्गेनाइजेशन से उन स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट जो है वो उनका ओपिनियन लेंगे, एंड इन स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास एक टाइम बाउंड मैनर में अपना ओपिनियन देना होगा। और ये ओपिनियन प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं है। एक बार प्रेसिडेंट को ये ओपिनियन मिल गया, देन प्रेसिडेंट वो जो है रिकमेंडेशन दे देंगे कि ओके आप बिल को इंट्रोड्यूस करिए। बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से सिंपल मेजोरिटी से जो है वो बिल पास हो जाएगा। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, याद रखेंगे आप, लेकिन प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की आवश्यकता है। क्लियर है ये? तो ये सारी चीजें हैं। नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट टॉपिक, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अगेन आप जब पीटी पढ़ेंगे तो एक लाइन में लिखा होगा जैसे सतलज यमुना कनाल पे कोई डिस्प्यूट है और किसी जस्ट अ मिनट और किसी स्टेट का डिस्प्यूट आपको न्यूज में दे दिया जाएगा। आपको क्या पता होना चाहिए, क्या क्या मैकेनिज्म है रिजॉल्व करने के। और आपसे मेंस में एक चीज एक्स्ट्रा पूछेंगे कि हाँ कॉजेज क्या है, यही तो बात, दो चीजें होंगी। तो मैकेनिज्म आपको अभी जानने हैं कि व्हाट आर द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अगेन विल लुकिंग फॉर कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मैकेनिज्म है, अगर स्टैट्यूट है कोई तो उसमें क्या है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है उसमें क्या है, इंटरनेशनल लॉ जो इंडिया में कभी रिफर किए जाते हैं उनको क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में हम देखेंगे 7th शेड्यूल में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 262 क्या कहता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन को लेकर के। एग्जीक्यूटिव पॉलिसी में हम नेशनल वाटर पॉलिसी देखेंगे 2012 का, एंड इंटरनेशनल लॉज भी है कुछ जो उनको देखेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रिफर किया है वाटर डिस्प्यूट्स पे एडजुडिकेट करने से पहले। आगे बढ़ने से पहले नेशनल वाटर पॉलिसी के कुछ ब्रीफ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसका नेशनल वाटर पॉलिसी जो है कुछ इश्यूज से डील करना चाहता है, जैसे वाटर स्कार्सिटी के इशू हो गई, या फिर जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का ये एक इशू हो गया, या फिर कोई ऐसा यूनिफाइड प्रोस्पेक्टिव नहीं है वाटर यूज एंड मैनेजमेंट का। तो इस तरह के इश्यूज को डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल वाटर पॉलिसी लाई थी 2012। नाउ कम टू द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर अगर देखा जाए तो जनरली कैंडिडेट्स का एक इशू होता है कि भाई वाटर जो है वो एंट्री 17 ऑफ 7th शेड्यूल, ठीक है, स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 में साफ साफ लिखा गया वाटर सप्लाईज, इरिगेशन एंड कनाल्स और इस तरह के कुछ और 2-3 बातें हैं। सो वाटर स्पेसिफिकली 7th एंट्री ऑफ स्टेट लिस्ट में है, तो स्टेट्स के पास होना चाहिए राइट लेजिस्लेट करने का। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि नेशनल वाटर पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट 2012 में लाई। तो यू शुड नो कि जो एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट है ये सब्जेक्ट टू एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, द एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट विच डील्स विद वाटर एंड इट्स other provisions is subject to entry 56 of union list, and entry 56 of union list क्या कहता है, regulation and development of interstate river and river valleys, and इसी पावर का एक्सरसाइज करके सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वाटर के यूसेस या फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसीज वगैरह लाती है, जैसे कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 इसी पावर की एक्सरसाइज से लाई गई है, एंड जिसका हमने ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ा था कि वाटर स्कार्सिटी, इसके इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई अनयूनिफाइड वाटर यूजेस एंड मैनेजमेंट वाले जो इश्यूज है वो डील करना चाहती है नेशनल वाटर पॉलिसी। सो आई होप ये क्लियर होगा आपका। नाउ कम टू सेकेंड, हमारा क्या था आर्टिकल 262। नाउ कम टू आर्टिकल 262।
आर्टिकल 262 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट या फिर इंटरस्टेट रिवर वैली से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडजुडिकेट इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एंड इंटरस्टेट रिवर वैल्यू डिस्प्यूट। तो इस दो प्रोविजन है, पहला तो ये है, ठीक है, पहला ये है, इस पे आएंगे हम। और तो इसके अंदर अब इस एक्सरसाइज आर्टिकल 262 के अंदर जो पार्लियामेंट को पावर्स मिले हैं उसके एक्सरसाइज में पार्लियामेंट दो लॉ बनाए। एक तो इसवदा एक्ट 1956, इसको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको इसवदा बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा रिवर बोर्ड्स एक्ट बनाया सेम ईयर 1956 में ही, ठीक है। अब इस वदा में क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने बोला कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ट्रिब्यूनल्स बना सकती है और ट्रिब्यूनल्स बना देगी और उसके सॉल्यूशन के लिए। तो तब से लेकर अब तक बहुत सारे ना कृष्णा गोदावरी ट्रिब्यूनल फलाने फलाने चीज़ें और ट्रिब्यूनल्स के अवार्ड जो होंगे फाइनल होंगे एंड सो फोर्थ, इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन आपको बस इतना ही जानना है कि इस एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, रिसेंटली काफ़ी कुछ अमेंडमेंट हुआ है, रेशनलाइजेशन हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ये? एंड रिवर वो, हाँ, इसी एक्ट जो पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये था कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल्स 262 के अंदर पहला पावर तो ये दिया गया था और दूसरा था कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके, पार्लियामेंट बाय लॉ ये सुप्रीम कोर्ट को डिटर कर सकती है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में कोई एडजुडिकेशन ना रहे, कोई उसका रोल ना रहे, ये डिटर कर सकती है, ठीक है। तो इस वदा एक्ट में एक तो ट्रिब्यूनल्स का क्रिएशन था और दूसरा कि पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इस वदा के एडजुडिकेशन पे या फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन। क्लियर है? आगे हम इस पे फर्दर आएंगे। तो दूसरा जो एक तो इसवादा एक्ट बनाया उन्होंने, दो बातें बोल दी, एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा इस डिस्प्यूट में। दूसरी बात कि उन्होंने रिवर बोर्ड्स एक्ट बनाया, रिवर बोर्ड्स एक्ट बनाया, बोला कि इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिवर बोर्ड्स स्टैब्लिश कर सकती है जो रिवर वाटर मतलब जो वैलीज है रिवर वैलीज के उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इंटरस्टेट रिवर वैलीज के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिवर बोर्ड्स स्टैब्लिश कर सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पे है? यहाँ पे है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट के पावर को, ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ये क्या हुआ, फेडरल डिस्प्यूट है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, हमने भी पीछे देखा 131, बट इस वदा में आर्टिकल 262 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दिया और पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल ही नहीं होगा। तो भाई अभी आप सुनते होंगे कि ये डिस्प्यूट गया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई लॉ में तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल ही नहीं होगा और यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट पे तो डिसीजंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 136 आता है पिक्चर में, आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 136 जो है ये स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है और ये इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेनरी पावर है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस आर्टिकल 136 के अंदर वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपील हियर कर सकती है फ्रॉम एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल, किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरी में फंक्शन करते हुए किसी भी ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग ये इस वदा के अंदर ट्रिब्यूनल को के अगेंस्ट अपील हियर कर सकती है। जो अगर वो मैटर फाइनल हो या फिर इंटरमीडिएट स्टेज हो, किसी भी स्टेज में मैटर हो, उसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड किसी भी स्टेज पे हो तब भी आप जा सकते हैं, वही मैटर जो है वो किसी भी स्टेज पे हो एंड किसी भी ट्रिब्यूनल या फिर किसी भी कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो कि इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन कर रहा है उसके उसके अपील के उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो इस वदा
इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखती है मैटर्स को, आर्टिकल 136 के अंदर देखती है। इस चीज को आप क्लियर रखेंगे। क्लियर है ये कि इस वदा एक्ट में तो प्रोहिबिटेड है, फिर भी जो वाटर डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो किस में जाता है? 136 के अंदर जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट्स को हियर करती है, इंटरटेन करती है, डिसाइड करती है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 136 हम पढ़ लेते हैं। स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। साफ साफ क्लॉज 1 कहा जाता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशल लीव ऑफ एप्लीकेशन, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, कोई भी जजमेंट हो, डिक्रीड जो भी हो, फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी मैटर में, मेड बाय एनी ट्रिब्यूनल। यस, ये तीन एनी है इस आर्टिकल में, एनी ट्रिब्यूनल और कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इसको पढ़ लेंगे और होपफुली बस एक और चीज है, यस, इंटरनेशनल रूल्स की है लास्ट में। तो देखिए इंटरनेशनल रूल्स, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली जजमेंट देते हुए इन दोनों को रिफर किया है। दो बातें हैं, एक तो हेलसिंकी रूल्स है 1966 का, एंड दूसरा कैंपियन कंसोलिडेशन इला रूल्स जो 1966-99 है। हेलसिंकी रूल्स 1966 यहाँ पे इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर बाय बेसिन स्टेट्स की बात करता है। और जो कैंपियन कंसोलिडेशन इला रूल है ये बताता है कि हम इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वाटर कैसे करेंगे। इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर बाय बेसिन स्टेट्स, हेलसिंकी रूल्स एंड कैंपियन कंसोलिडेशन इला रूल्स की कैसे हम ये इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे। ठीक है, इसने कहा कि अगर कोई एक्वीफर है जो कि इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट पे लाई करता है, एक्वीफर यानी अंडरग्राउंड बेसिन है जो कि इंटरस्टेट बाउंड्री पे लाई करता है, तो जब आप शेयर डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट स्टेट का तो उसको भी आप काउंट करेंगे। यानी जो अंडरग्राउंड बेसिन है किसी बॉर्डर पे जो कि डिस्प्यूटेड है या फिर वाटर शेयरिंग के लिए डिस्प्यूटेड है, तो जब हम वाटर शेयरिंग का बेसिस डिटरमाइन करेंगे तो वो अंडरग्राउंड एक्वीफर को भी काउंट करेंगे। सो बेसिकली हेलसिंकी रूल जो है इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर को प्रमोट करता है बेसिन स्टेट्स के द्वारा। और ये इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर कैसे, मतलब इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, उसको ये बताता है कैंपियोने कंसोलिडेशन ऑफ इला रूल्स। और इसमें हम जो अंडरग्राउंड वाटर बॉडी है उसको भी कंसीडर करते हैं। बस इतनी सी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3 ऑफ द PT 365 पॉलिटी। कल के क्लास में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, उसका नोट्स या अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था, एंड बहुत जल्दी मे बी कल या परसों से हम इकोनॉमी भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप बस बने रहिए और साथ में जो भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी